अशोक जी, आप जितिन प्रसाद को तब से जानते हैं जब से वो केंद्र में मंत्री थे। और अशोक जी, आप ये भी जानते होंगे कि कांग्रेस सरकार के मिनिस्टर्स के ओएसडी कैसे हुआ करते थे। आपने बहुत बहुत मंत्रियों के संग आपने भोजन भी किया है, आप उनके संग बैठे उठे भी हैं, कांग्रेस के कल्चर को भी देखा है आपने, और लोकसभा अध्यक्ष से लेकर बाकी सबके आपके बड़े करीबी लोग थे। जितिन प्रसाद की जो भूमिका रहा करती थी केंद्रीय मिनिस्टर की, और अनिल पांडे का जो रुतबा रहा करता था, वो रुतबा कायम करने के लिए अनिल पांडे को दहेज की तरह जितिन प्रसाद वापस से आए। आपके शब्दों में उधार का सिंदूर उत्तर प्रदेश में वापस आ गया, लेकिन इस उधार के सिंदूर ने गजब ढा दिया। अब दो सवाल हैं आपसे मुझे। अब मैं इन परिस्थितियों में क्या मैं योगी जी को ईमानदार कहूं, नंबर एक सवाल। नंबर दो सवाल, उन्हें मजबूर कहूं कि वो जितिन प्रसाद को बर्खास्त नहीं कर पा रहे, ईमानदार या मजबूर। और क्या हालात हैं कि इतने करोड़ों के घोटाले के बावजूद जितिन प्रसाद और उन जैसे बाकी मिनिस्टर जिसको इस साल की सजा हो गई, या बाकी जो दागदार हैं, वो अभी भी योगी सरकार के मंत्री बने हुए हैं। संजय भाई, 30 साल से दिल्ली में हूँ, बहुत नजदीक से देखता हूँ नेताओं को। और मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप लखनऊ से दिल्ली आते हैं या दिल्ली से कहीं आप शिमला जाते हैं, तो आपका क्रेडिट कार्ड वही चलता है कि अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड होते हैं? वही चलता है। क्रेडिट वही चलता है वही ना? चलता तो ये ओएसडी क्रेडिट कार्ड होते हैं या डेबिट कार्ड होते हैं, ऐसा कहिए। तो आप दिल्ली में रहे तो वो डेबिट कार्ड आपको दिल्ली में चाहिए, क्योंकि आप उसको डालो चाहे उतने पैसे निकालो, वो पैसे का लेन देन का मामला वो फिक्सर होता है, वो पैसे का लेन देन वाला होता है। तो ऐसा ही नहीं कि प्रमोद महाजन का ओएसडी एक जमाने का अब एक एयरलाइंस का मालिक हो गया। ऐसा क्या भैया, हम भी वही उस ओएसडी की औकात हम भी जानते थे सिंह साहब की। तब वो भी चाय लेके आते थे, और आज बताओ, और भाई साहब चाय पी कि नहीं हमको लग रहा था तो एकदम एयरलाइंस के स्पाइस जेट के मालिक हो गए। तो ये पैसा कहाँ से आता है? पैसा प्रमोद महाजन जी के बाद जाने के बाद, आकस्मिक जाने के बाद कई लोग अब्जोपति हो गए, उनमें सिंह साहब भी थे। तो सवाल ये है कि ये ओएसडी आपका एक फिक्सर है जो आपके पैसे का लेन देन करता है। तो जब भी आप सत्ता में आते हैं तो आपके साथ रहता है, जब आप सत्ता में नहीं रहते हो तो आपके खर्चे, मतलब उसको मालूम होता है कौन सा पैसा कहाँ है क्या नहीं। जब आपको जब जब पैसा चाहिए तब आप उसको बोलते हो, तब भी वो सेवा में रहता है। लेकिन जब आप मंत्री बनते हो तो वो सरकारी खर्चे पे आपकी सेवा करता है, फर्क इतना है। ये पांडे जो थे वो तब भी फिक्सर थे, आज भी फिक्सर है। और आज उनको बर्खास्त करने के बाद आप दिल्ली भेजो, कुछ भी भेजो, लेकिन वो आज भी उन्हीं के संपर्क में है और आज उन्हीं का काम कर रहे हैं। सवाल अब आता है भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये योगी जी को पता है। भ्रष्टाचार, बिल्कुल भाई साहब ने सही कहा कि जब वो उधार का सिंदूर जब लिया बीजेपी ने साथ में, तब उन्हें एक ब्राह्मण नेता चाहिए था, उनको कांग्रेस को हतोत्साहित करना था कि आप कांग्रेस का एक बड़ा नेता हमने, अब कांग्रेस उनको बड़ा बना चुकी थी तो कांग्रेस उसको मान नहीं रही थी कि छोटा नेता है। लेकिन उनकी औकात क्या थी, हम भी जानते थे कि वो अपने भती चाची को जिला परिषद का चुनाव भी नहीं जितवा पाए थे। तो लेकिन अब जितेंद्र प्रसाद के बेटे थे तो बाप के नाम की खा रहे थे, तो वो उनको एक बड़ा ब्राह्मण नेता करके बीजेपी ने लाया। और जब भी बीजेपी लाती है तो डील होती है। और ये डील कैसे होते हैं? नारायण राणे को जब लाया तो उनको बोला गया था कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे, तो अल्टीमेटली बनाना पड़ा। जब वीके पाटिल को लाया तो उनको ये बोला गया था कि मंत्री बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं महाराष्ट्र, मुझे मंत्री नहीं बनने से, मुझे बड़ा मंत्रालय चाहिए, मलाईदार मंत्रालय चाहिए। महाराष्ट्र में जो डिपार्टमेंट है उसको खाते बोलते हैं, खाते। और दूसरी बात, खाने को भी खाते बोलते हैं। तो ये जो रेवेन्यू खाता जो है वो उनको मिला। तो ये ऐसा ही पीडब्ल्यूडी का ये मंत्रालय के पहले तय हो गया होगा कि मैं सिर्फ मंत्री ही नहीं बनूंगा, मुझे डिपार्टमेंट भी अच्छा चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता, जब मंत्री बने हो, किसी भी डिपार्टमेंट पे आप मंत्री बने हो, आप समाज का काम कर सकते हो, कर लेते हो, फिर ये बड़ा मंत्रालय मुझे चाहिए क्योंकि उसमें बड़े पैसे है और बड़ा खेल होता है, नंबर 2 का खेल होता है। अब इनको ये पता पड़ा कि ये भ्रष्ट है, ओएसडी भ्रष्ट है, तो इन्होंने ओएसडी को अलग किया और मंत्री को पाक साफ रखा। अब आप देखिए, अपने देश की परंपरा देखिए, एक रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है दक्षिण भारत में और लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा देते हैं, और जवाहरलाल नेहरू वो इस्तीफा ले लेते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी कोई, उनको मालूम था कि एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। उनकी तो बड़े अच्छे संबंध थे, इलाहाबाद के थे। उन्होंने तो यही कहा कि लाल बहादुर जी ने आज एक ऐसी परंपरा कर ली कि आने वाले समय में पीढ़ियां इस परंपरा को कायम रखेगी। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि आने वाले लोग इतने मक्कार और इतने भ्रष्ट होंगे कि अब ये कोई परंपरा नहीं है। आखिरी तक ये जो रेलवे मंत्रालय में बात करें तो बंसल साहब जो रेलवे मंत्री थे,
और उनका भांजा किसी टेंडर में अटका पाया गया, यूपीए की सरकार थी, भांजे पे आरोप लगाया तो मामा ने इस्तीफा दिया। आज भी नैतिकता के पैमाने पे कांग्रेस आज भी मैं सबसे बड़ी पार्टी मानता हूं कि जो अपने भी मंत्रियों को शहीद करने में आगे पीछे नहीं लगती भ्रष्टाचार के आरोप लगने पे। लेकिन बीजेपी जैसी भ्रष्टाचारियों को पचाने वाली पार्टी, मतलब आप अभी डकार भी नहीं लेंगे। और ये गुजरात से शुरू है। गुजरात में कई ऐसे मंत्रिमंडल में मंत्री थे जिनको सजा हो गई थी, तो बोला गया था कि लोअर कोर्ट में सजा हो गई है, अपील में गए हैं, तो इसलिए वो मंत्री बने रहेंगे। वर्तमान में किस मुंह से बोलेंगे कि हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं? केंद्र सरकार में 43% सॉरी 43% जो 43% मंत्री दागी है और 33% मंत्री तो भयानक गुने दाखिल है उनके ऊपर। आप ही के जो टेनी बाबा है, टेनी महाराज, जो यूरिया लेके जाते थे नेपाल और हार्ड डिस्क लेके आते थे, कई पुलिस अधिकारी है लखनऊ में जिन्होंने इनको डंडों से पीटा है। अब वो गृह राज्य मंत्री है, बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि यदि मंत्री जी अपने भाषण में वो बात नहीं कहते तो शायद बेटा कुचलता नहीं किसानों को। इनडायरेक्टली उन्होंने इंडक्ट किया है उसको, लेकिन मजाला इस्तीफा दे क्योंकि बेशरम है। इनको सिर्फ दूसरे का भ्रष्टाचार है, अपना भ्रष्टाचार सदाचार है। यदि ये कांग्रेस की सरकार होती तो पीएस किसी के भ्रष्ट होने पे तुरंत चली जाती थी। इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव हार गई, मतलब केस हार गई, क्योंकि उनके किसी पीए ने एक पत्र लिखा था। पीए के लिखे हुए पत्र पे चुनाव हारती है इस देश की न्यायपालिका है। लेकिन आजकल हमारी न्यायपालिका भी पैरों में घुंघरू बांध के बैठी है। उनके पास ये केस जाए तो उसको नजरअंदाज करती है। सही मायने में तो इस्तीफा मंत्री का हो जाना चाहिए था, नैतिकता के बल पे, कि मेरा ओएसडी भ्रष्टाचारी प्राप्त हो गया। और वो ओएसडी कोई यूपी सरकार ने दिया हुआ नहीं है, यह पारंपरिक ओएसडी है जो इतना मेरा एटीएम कार्ड इतने दिनों से चल रहा था। उनको तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफे की पेशकश तो करता कम से कम भाई। लेकिन ओएसडी गया तो दूसरा ओएसडी गया। आपको लगता है अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग अनिल पांडे नहीं कर रहे होंगे? वही कर रहे होंगे। जरूरी नहीं ओएसडी बनने के लिए आपको मंत्रालय में बैठना पड़ता। जब हमारे अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने उनके घर के सामने एक बिल्डिंग में मल्टी स्टोरी में उनका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पुणे से आके बैठता था, वो फाइलें क्लियर करता था। वो तो किसी ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं था। तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के नेता, और ये कैसे बोल सकते हैं कि भाई एक मंत्री भ्रष्ट है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पार्लियामेंट संविधान के अनुसार। अपनी पूरी कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आती है। कैबिनेट मंत्री का किसी भी मंत्री का वक्तव्य कैबिनेट का माना जाता है। भ्रष्टाचार के आरोप एक पे लगे तो कैबिनेट पे लगते हैं। लेकिन अब करेंगे क्या योगी जी? ये पुश एंड पुल है। योगी जी के मत्थे उधार का सिंदूर लगाया। अब योगी जी ने प्रयास किया उसका ओएसडी तक ही योगी जी सीमित रहे, क्योंकि योगी जी की औकात इससे ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और योगी जी सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं डरते अमित शाह और मोदी से, योगी जी अपने ब्यूरोक्रेट्स के हाथों भी खेलते और ब्यूरोक्रेट से भी डरते। एक बेहतरीन उदाहरण है, आपके यहाँ एक कैप्टन है प्रज्ञेश मिश्रा, 203 शेल कंपनियां हैं उनकी, उनका अपॉइंटमेंट गलत हुआ है, वो दलाली करता है। उस आदमी के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी हुई है। सीबीआई ने परमिशन मांगी है गवर्नर से, राज्य सरकार से। राज्य सरकार ने परमिशन नहीं दी, उन्होंने गवर्नर से गुहार लगाई। आनंदीबेन पटेल ने सरकार को पत्र लिखा, लेकिन आज तक परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? बाकी लोगों की एक कंपनी भी निकली तो ईडी से लेके सब लगता है, और आपका आदमी तो, इसको कौन बचाया प्रज्ञेश मिश्रा को? मुझे नहीं लगता प्रज्ञेश मिश्रा को योगी जी बचा रहे होंगे। प्रज्ञेश मिश्रा ये एटीएम है कई बड़े अधिकारियों का, तो वो अधिकारी नहीं होने दे रहे, तो मुख्यमंत्री तो आपके अधिकारियों के हाथ में कठपुतली है। अशोक जी एक जानकारी और दे दूं, प्रज्ञेश मिश्रा के पिताजी भी आईएएस अफसर थे, लखनऊ की बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी खोली, लखनऊ के बहुत बड़े नेताओं का, बहुत बड़े अफसरों का करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी उस कंपनी में लगी है, ये भी बताते हैं लोग। तो ये जब सारी बातें हैं, तो जब ये लोग चलते हैं तो ये किस चीज से
सदाचार की बातें करते हैं। इनका व्यभिचार सदाचार है। जब ये सदाचार कहे तो समझ लेना ये व्यभिचार है। ये किसी से राखी बंधवाएगा तो समझ लेना ये बलात्कार करने जा रहा है। ये इतने घिनौने लोग हैं क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं। आज मध्य प्रदेश में 2000 करोड़ का पोषण घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री के पास महिला बाल विकास विभाग है, हास्यास्पद बात है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। और चारा घोटाले जैसा घोटाला हुआ भाई। स्कूटर मोटरसाइकिल पे पोषण आहार गया है, ऑयल के टैंकरों में पोषण आहार गया है, और वो कहते हैं कि ये 30 जो टैंकर और उसकी लिस्ट है ये क्लरिकल मिस्टेक है। तो फिर ये क्लरिकल मिस्टेक क्या चारा घोटाले में नहीं हो सकती? मतलब फिर आप करो तो सदाचार, दूसरा करे तो व्यभिचार। जो कंपनियों ने कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही नहीं दिया, वो कंपनियों ने प्रोडक्शन किया पोषण आहार का, करोड़ों रुपए पेमेंट हुआ है। ये सीएजी की रिपोर्ट है सर, किसी और की नहीं। लेकिन कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई वक्तव्य नहीं। ये इसीलिए भ्रष्टाचार। आपने अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया, येदियुरप्पा को स्थापित किया। येदियुरप्पा पार्लियामेंट बोर्ड में जाने के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वहां पे कोर्ट के आदेश पे, भ्रष्टाचार के मामले में। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर कोर्ट ने कहने पे दायर होती है, तो आज गांधी परिवार को भ्रष्ट इसीलिए कहते ना कि कोर्ट ने जमानत नहीं, जब कोर्ट ने कहा कि ये जांच होनी चाहिए तो कोर्ट भी मानता है इसमें गड़बड़ हो गई है। तो जब कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं तो कोर्ट भी मानती है इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। यदि येदियुरप्पा ये तय करे बीजेपी का नीति निर्धारण क्या होगा, एक भ्रष्ट आदमी, तो इससे कैसी अपेक्षा की जा सकती है किसी अच्छाई की। गोवा में देखिए नारायण राणे, एक सेकंड, गोवा में विश्वजीत राणे, उधार का सिंदूर। अब वो उधार का सिंदूर इतना भारी पड़ गया बीजेपी को कि उनके पिताजी जो राणे साहब है सीनियर, जो सालों मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको आजीवन मरने तक कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सारी सुविधाएं गोवा गवर्नमेंट ने अनाउंस की पिताजी को, और बेटे को मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए हैं जो गोवा में है, टाउन कंट्री प्लानिंग। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनको मुख्यमंत्री बनना था तो पेट में गोला आ गया सावंत साहब के कि अरे ये उधार का सिंदूर जो है मेरे गले का फांस बन गया। तो उन्होंने तुरंत ये बाकी लोगों को, 8 लोगों को कांग्रेस से तोड़ के अपने यहां ले लिया ताकि मेरा नंबर बराबर रहे, तो कल ये विद्रोह भी करे तो मैं इसके पर काटने के लिए। तो हर जगह किया इन्होंने। महाराष्ट्र में उधार के सिंदूर को अच्छे डिपार्टमेंट दिए, गोवा में उधार के सिंदूर को अच्छे डिपार्टमेंट में दिए, कर्नाटक में उधार के सिंदूर को अच्छे डिपार्टमेंट दिए, क्योंकि ये डील होती है साहब, ये यूं ही नहीं जाती। महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री पद ही दे दिया 40 लोगों के नेता को, और उद्धव ठाकरे मांग रहा तो क्या गलत कर रहा था? तो ये जो संजय भाई ये है ना, तो इनका दिखाने के दांत और बोलने के दांत अलग है, मैंने खाने के दांत अलग है। तो ये जितने सदाचार की बात करेंगे उतना ही समझ लीजिए कि उसमें व्यभिचार हो रहा है। जितना ईमानदारी से बात करेंगे तो समझ लेना उसमें ही भ्रष्टाचार हो रहा है। अशोक जी, अगर येदियुरप्पा को नहीं लाते ये तो कर्नाटक का क्या हाल होता? और येदियुरप्पा को लाए और गडकरी को हटा दिया जो सबसे अच्छा मिनिस्टर था। तो सवाल यह है कि गडकरी को हटाने से क्या हाल होगा, ये भी तो एक सवाल है जिसका जवाब चुनाव के नतीजे देंगे। क्या होगा नतीजे देखेंगे, समय आएगा। आज कैडर बुरी तरह से नाराज है। लोग कहते एक तो मंत्री था जिसका नाम लेते थे कि जो अच्छा काम करता था, एक ही तो मंत्री था कि जिसके पास कोई भी एप्लीकेशन लेके जाओ तो मना नहीं करता था, एक तो मंत्री था कि झेड़ सिक्योरिटी होने के बाद भी जिसके दरबार खुला होता था, सारे पत्रकार बोलते थे एक तो मंत्री है जिसके पास जाके खुल के बात करता था। बाकी तो प्रधानमंत्री के पास तो अक्षय कुमार बनना पड़ता है जाने के लिए, तभी इंटरव्यू देते हैं वो आम चूस के खाएंगे कि काट के खाएंगे, क्योंकि देश के सामने अहम सवाल है कि प्रधानमंत्री आम कैसे खाते। बाकी बेरोजगारी और ये भूखमरी वगैरह ये तो बहुत ही छोटी मामूली है, इसके ऊपर डिस्कस करना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर ये बात है कि ये मजबूरी है इनकी और ये कुछ नहीं कर सकते। एक योगी जी आप बोलते कि बहुत ताकतवर है, ये बुलडोजर चला के सिर्फ बुलडोजर से ही ताकत दिखा सकते, और बुलडोजर से ताकत दिखाने में ताकत नहीं होती। ताकत वो होती है कि आप चाहो तो एक झटके में आप मंत्रिमंडल में, ताकत नरेंद्र मोदी की है कि जो एक झटके में गुजरात में मैसेज देते हैं कि इस्तीफा दे दो, पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे देता है।
यहाँ एक से इस्तीफा नहीं देते, किसी अधिकारी पे एक्शन लेने की औकात नहीं, और करके दिखाएं। प्रज्ञेश मिश्रा का मैं चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम से, प्रज्ञेश मिश्रा पे एक्शन करके दिखाई योगी जी। प्रज्ञेश मिश्रा पे जो गवर्नर ने जो एप्लीकेशन लगा, जो लेटर दिया है, उस लेटर को एक्सेप्ट करें योगी जी। क्यों नहीं कर रहे भाई? कौन लगता है प्रज्ञेश मिश्रा? क्या योगी जी का भी एटीएम है क्या? क्या मठ में पैसा जा रहा है क्या? सवाल पूछूंगा ही, क्योंकि जहां धुआं उठता है वहां आग होने का चांस होता है। तो जब भ्रष्ट आदमी आसपास हो तो आपकी मजबूरी क्या है योगी जी, जो इन भ्रष्टों को पाल रहे हो? या तो आपको भी माल मिल रहा है, खीरा कट रहा है तो सब में बट रहा है, तो आप भी खीरा खा के आपका मुंह बंद है। और यदि आप कुछ खा नहीं रहे हो तो फिर आप इनको पचा कैसे रहे हो? किस बात पे पचा रहे हो? कल योगी जी इन भ्रष्ट नेताओं को साइड में करके यदि इस्तीफा दे दे तो योगी जी जननायक हो जाएंगे पूरे देश में। फिर यह सवाल नहीं उठेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन इतनी औकात है नहीं है, इस्तीफा देने की भी औकात नहीं है, जहां बिठाया वहीं बैठने की औकात है। ये सर्कस के हाथी हैं, सर्कस के शेर हैं, जो रिंग मास्टर के एक हंटर से पूछ दबा के भागते हैं। टेबल पे चढ़ बोला तो चढ़ते हैं, उतर बोला तो उतरते हैं। ये सिर्फ दिखने के शेर है। रिंग मास्टर जो है दिल्ली से हंटर चलाता है और ये इनकी तूती बोल। यही कारण है भाई साहब। तो इसीलिए ये भ्रष्ट है। और वो जो अधिकारी है, आपको लगता है वो दिल्ली गया है, कामकाज वही संभाल रहा है। आपको कोई ट्रांसफर करनी हो, पोस्टिंग करने वाला कोई आपके पास आ जाए, क्योंकि देखो हमारे पास भी आते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग वाले, हम तो बोलते हैं कि हम फोन करेंगे तो आपको ऐसा दूर फेंका जाएगा कि आप जीवन में भी नहीं सोच सकते। मंत्री तो फोन हमारा भी उठाते। तो अभी कोई आता है आपके पास भूला पिछला, तो उसको आप अनिल पांडे का नंबर दे दीजिएगा। पांडे जी आज भी वो मदद करने में सक्षम है।